के साथ ऐसे होने लगेगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा बाहर। हमको हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। बेटी एक जान से चली गई और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग बैठे हुए। अपराध और अपराधियों की मंशा को भांपना, जनता की सुरक्षा करना, यही पुलिस का काम है। लेकिन अगर अपराधियों का मनोबल बढ़े और पुलिस की उदासीनता उन्हें बेखौफ बना दे तो इसे क्या कहेंगे। आज हालात यही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सख्त कानून होने के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिल रही। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण साल 2020 उत्तर प्रदेश का हाथरस। एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उसकी मौत हो गई और फिर यूपी पुलिस ने आधी रात को जबरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। परिवार को उसका चेहरा देखने तक नहीं दिया गया। न्याय की मांग उठती रही लेकिन साजिशों की चादर तान दी गई। और अब 2025 एक और बेटी सासाराम की स्नेहा, जो वाराणसी में पढ़ाई कर रही थी, मर गई या मार दी गई। पुलिस का वही पुराना खेल, आनन फानन में 100 का अंतिम संस्कार। परिवार को अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार का हक तक नहीं दिया गया। यह मामला पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। मेरी बेटी के साथ करके उसका मर्डर किया गया है। हम प्रधानमंत्री से, योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जो भी गुनहगार है उनको फांसी की सजा दिया जाए, नहीं तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। न किस हक से कहते हैं कि गर्भ में मत मारिए बेटियों को, किस हक से कहते हैं उस पर जुल्म लगाया गया कि बेटी के गर्भ में मारना पाप है। 17 साल के बेटी कर दिए, वो पाप नहीं हुआ, मार दिया लोग, उस पर एक्शन ले। ये कहानी बिहार के सासाराम की बेटी स्नेहा की है, जो वाराणसी में एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। 31 जनवरी की रात 10 बजे तक वो अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करती रही, लेकिन 1 फरवरी की सुबह जब पिता ने फोन किया तो स्नेहा का मोबाइल बंद आया था। हॉस्टल की मालकिन से कहा गया कि जाकर देखे, लेकिन वो टाल मटोल करती रही और अचानक से खबर आई कि स्नेहा इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस का दावा है कि यह आत्महत्या थी, लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह आत्महत्या थी तो यूपी पुलिस ने इतनी जल्दी 100 का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। उसके 100 को छूने तक नहीं दिया गया। क्या वो किसी महामारी से संक्रमित थी? क्या वो आतंकवादी थी? या पुलिस कुछ छुपा रही थी? वाराणसी के जिस लॉज में स्नेहा रहती थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? परिवार का आरोप है कि लॉज का मालिक और अपराधी किस्म के कुछ लोग इस मामले में शामिल हैं। पहले स्नेहा के साथ गलत हरकत हुई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। स्नेहा की मां का यह भी कहना है कि स्नेहा के शरीर पर चोट के निशान थे, गले पर दबाने के निशान थे, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बनाने पर अड़ी रही। अगर यह आत्महत्या थी तो शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? बिस्तर बिखरा हुआ क्यों था? और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार को 100 क्यों नहीं सौंपा गया? क्या यूपी पुलिस को किसी का 100 जलाने का ठेका मिला है? अगर नियमों की बात करें तो सीआरपीसी धारा 174 और 176 के तहत अगर कोई 100 बिना पहचान के पाया जाता है और परिवार का कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है तो पुलिस उस समय इंतजार करने के बाद 100 का अंतिम संस्कार कर सकती है। और अगर कोई आत्महत्या या हत्या का मामला है तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद 100 परिवार को सौंपा जाना चाहिए। पुलिस बिना परिवार के अनुमति के अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। इस मामले में जब डिजिटल मीडिया का ध्यान गया तो रोहतास पुलिस और परिवार के अथम प्रयासों के बाद आखिरकार यूपी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एफआईआर में सिर्फ 2 कमजोर धाराएं लगाई गई है, 173 और 103। यह पहली बार नहीं हुआ है जब यूपी पुलिस ने इस तरह से किसी बेटी के परिवार को न्याय से दूर कर दिया। 2020 में हाथरस की बेटी के साथ भी यही हुआ था। उस वक्त भी पुलिस ने आधी रात में चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया था। जब स्नेहा की मां कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ दिखावा है, तो क्या यह सरकार और सिस्टम के लिए शर्म की बात नहीं है? अब वक्त है स्नेहा के लिए इंसाफ मांगने का, अपराधियों को बेनकाब करने का और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाने का। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। स्नेहा को न्याय मिलकर रहेगा। टॉप 24 न्यूज बिहार इस केस पर नजर बनाए रखेगा। आप भी जुड़े रहें और अपनी आवाज उठाएं।